प्रिय विद्यार्थियों, नदी एक अनथक यात्री है जो उद्गम से संगम तक की यात्रा करती है। इस रूप में हमारा जीवन भी एक यात्रा ही है। गदाधर जी भारतीय हिंदू युग के लेखक हैं जो चीन की यात्रा कठिन परिस्थितियों में करते हैं। कृष्णनाथ जी हिमालय के यात्री बनते हैं। निर्मल वर्मा प्राग से रेकिव तक की यात्रा करते हैं और कृष्णनाथ जी जो हैं वो हिमालय के यात्री बनते हैं। अमृतलाल जी वेगड़ भी नर्मदा के रिपोर्टर हैं और वो नर्मदा नदी की उद्गम से संगम तक की यात्रा करते हैं। राहुल सांकृत्यायन तिब्बत से मध्य एशिया की यात्रा करते हैं। इन सब यात्रियों में यदि नाम देखा जाए तो सर्वप्रथम नाम आता है राहुल सांकृत्यायन जी का। राहुल सांकृत्यायन जी जो है उन्होंने तिब्बत की यात्रा की है और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है घुमक्कड़ शास्त्र। तो उन्होंने उनकी जितनी भी घुमक्कड़ी रही है, जहाँ जहाँ भी वो घूमे हैं, उनकी यात्रा संस्मरण एक घुमक्कड़ शास्त्र पुस्तक है। उसमें संपूर्ण उनकी यात्रा वृत्तांत संकलित हैं। तो आज हम राहुल सांकृत्यायन जी की जो यात्रा है, यात्रा संस्मरण है लासा की ओर। लासा कहाँ पर है? तिब्बत की राजधानी है लासा। तो वो जब लासा गए थे वहाँ से क्या क्या चीज़ें लेकर के आए और किन किन कठिन परिस्थितियों में वो गुजरे। कहाँ पर तो कई जगह तो वो यूँ माने भिखारी बन गए, कई जगह पागल बन करके रहे। और इस प्रकार से वहाँ के जो अ, संस्कृति है, लोक संस्कृति है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। वहाँ के रहन सहन, खान पान, संपूर्ण जीवन का अ, चित्रण उन्होंने अपनी यात्रा संस्मरणों में किया है। तो आज हम राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले उनका व्यक्तित्व पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर उनका लासा की ओर जो अध्याय है, जो हमारा संस्मरण है, वो पढ़ेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांड्ये था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं में जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि राहुल जी बहु प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे, जो उन्होंने सारी चीज़ें जो लिखी हैं, हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, हिंदी पट्टी को समृद्ध किया है। मेरी जीवन यात्रा इनके 6 भाग हैं। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र जिसका जिक्र हम लोग थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि अनेक विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पांडुलिपियाँ समाप्त हो चुकी थी, तो वो सब उन्होंने पढ़ करके और उनको उस प्रकाश में लाए। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बनाया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों की भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की। अब हम ये देखते हैं कि राहुल जी की जो प्रथम तिब्बत यात्रा है, उससे संकलित
आज का हमारा लासा की ओर जो अध्याय है उसे हम पढ़ेंगे, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, राहुल जी जो है वो शांति निकेतन भी गए और वहाँ पर भी उन्होंने अध्यापन कार्य किया। अमृतलाल जी वेगड़ का नाम मैंने जिक्र पहले किया था, क्योंकि इस पर मैंने शोध भी किया है। तो राहुल जी शांति निकेतन गए और अमृतलाल वेगड़ जी को उन्होंने कई चीज़ों के बारे में बताया, वहाँ उन्होंने पढ़ाया भी। उनका काफ़ी जो उनके कालांश थे उन्होंने कालांश में उपस्थित रहे, उनकी बात को सुना समझा और बाद में स्वयं नर्मदा के यात्री बन गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक लेखक का अन्य व्यक्तियों पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये भी है इस रूप में देखा जा सकता है। आइए अब पढ़ते हैं लासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें थी और कुछ आराम की बातें भी, यानी कि जहाँ तकलीफ़ होगी वहाँ आराम भी होगा, ये कहना चाहते हैं। यानी कि जब आप किसी यात्रा को करते हैं तो थकान हो जाती है, लेकिन वहाँ के दृश्यों को हम जब देखते हैं, वहाँ की सुंदरता को देखते हैं तो मन हर्षित हो जाता है। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया बात यहाँ पर कहते हैं कि जब मैं तिब्बत गया, लासा गया, राजधानी जो है तिब्बत की, तो वहाँ पर देखिए कि किसी प्रकार की कोई जाति पाति नहीं है और छुआछूत का कोई नामो निशान नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती है। किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं करती है वहाँ की औरतें। बहुत निम्न श्रेणी के भीख मंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपने झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर हैं और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चौड़ी एक वहाँ की जो स्थान है, स्थान क्या कहें उसको, हम लोग कहीं कोई यंत्र है उसमें जाकर के ला सकते हैं। सारी मक्खन उसकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। चौड़ी में मतलब जो बिलोने का जैसा कोई साधन है, उसके लिए यहाँ पर लेखक कहते हैं। चाय का रंग तो तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, परित्यक्त मतलब इसको त्यागा हुआ किला है। परित्यक्त का अर्थ हुआ त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ किला। चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। अब यहाँ पर बच्चों आपको ऐसा लग रहा होगा चीनी किला कहाँ से आ गया, चीन का किला कहाँ से आ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि तिब्बत ये जो देश है वर्तमान में तो ये अलग देश हो गया, लेकिन उस ज़माने में तिब्बत का एक हिस्सा हुआ, चीन का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रत्येक चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठियाँ उसे दे दी। राहदारी मतलब राह चलते हुए का टैक्स, एक प्रकार का कर। शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंडला एक स्थान का नाम है। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति इनके साथ चलने वाला जो लड़का है
उसका नाम है सुमति। और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। यानी जब हम गए थे तब तो भीख मंगे बन के गए थे और वापस आए तो घोड़े पर सवार होकर के आए थे। किंतु कहने तात्पर्य हमने पूर्व में पढ़ा कि छद्म वेश में जाते थे ये लोग, ताकि इनको कोई पहचान न सके, है ना, इस प्रकार से। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की इस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छड़ यहाँ पर एक प्रकार से शराब की ओर इशारा यहाँ पर लेखक ने किया है। वहाँ की जो भाषा है तिब्बत की भाषा छड़। अब हमें बहुत निकट डांडा थोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत से सबसे खतरे की जगह है। ये लो साहब क्या बताया कि डांडे जो है वो सबसे खतरे की जगह है। क्यों? 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। ये ली साहब, इतनी दूर तक कोई गांव नहीं होता। गिराव का मतलब छोटा सा कोई ढाणी भी नहीं नजर आती। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। ये लीजिए साहब, तो यहाँ पर क्या है, ये ऐसी स्थान है जहाँ पर डाकू रहते हैं। खतरनाक जगह है। लेकिन इस निर्जन तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। कौन कहेगा उस बियावान जंगल में जहाँ पर कोई है नहीं, तो वहाँ पर कौन आपकी गवाही देगा। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। पहले तो व्यक्ति को मारते हैं डकैत और फिर बाद में इसका चेकअप करते हैं, देखते हैं कि इसके पास पैसा है या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। यहाँ लाठी नहीं होती बल्कि क्या होता है, बंदूक या पिस्तौल हुआ करती है। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उससे अपने प्राणों का खतरा है। सही बात है। तो यदि वो नहीं मारे तो स्वयं उसको भी मारा जा सकता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया मतलब किसी को मार दिया गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे। भीख मंगे अब वेश बदल लिया राहुल जी ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको कोई जो लूट मार करने वाले जो लोग हैं वो भी क्यों मारेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ धन होता है नहीं, वो मांगते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमें कोई इसका कष्ट नहीं था कि कोई हमें लूट लेगा, क्योंकि हम क्या बने हुए थे, भीख मंगे बने हुए थे। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया 1 पैसा। यानी कि वहाँ पर हम लोग क्या करते, कुची कुची करने लगते कि दया कीजिए 1 पैसा दे दो। यानी कि जीभ निकाल करके वैसा करने लगते। यानी कि हम लोग क्या करते उस समय नाटक किया करते ताकि वो लोग हमें क्या समझें कि ये तो भीख मंगे हैं, भिखारी हैं। कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चलेंगे। सुमति इनका जो साथ चलने वाला है उससे कहा गया कि भाई 2 घोड़े कर लो ताकि दोनों बैठ करके हम चल लें और सामने जो चढ़ाई है उसको भी हम आसानी से पार कर सकें। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की और दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। कहने का तात्पर्य ये जानवरों के सींग वगैरह जो होते हैं, यानी कि उस देवता की यहाँ पर कोई बलि चढ़ाई जाती रही होगी। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद
दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा तो मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दकोनवस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो लंकोर जाने वाला जो रास्ता था वो तो पीछे ही छूट गया और 1.5-2 मील जो है लेखक आगे पहुंच गए। आगे एक घर में पूछने पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमत इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। यहाँ पर मंगोल जाति की विशेषता लेखक बताता है कि मंगोलों का मुंह क्या होता है, लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। 2 टोकरी कंडे, कंडे मतलब जो हम चाणे जो हमारे यहाँ कहा जाता है, तो उन फूंक डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रही हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सब तो खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। गर्मा गर्म थुक्पा मतलब एक प्रकार से जो हम लोग क्या बनाते हैं, सूप जैसा जो है। थुक्पा जो यहाँ पर सूप जैसा है। प्यारे बच्चों, ये जो अध्याय है लंबा है तो हम लोग इसको अगले कालांश में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग इसमें आए हुए जो प्रश्नोत्तर आपको अभी नहीं करने हैं। इसमें केवल आपको पूरा ये अध्याय पढ़ना है और जब हम इसको पूरा कर चुकेंगे तब इसके प्रश्नोत्तर करने हैं। और इसमें जो कठिन शब्द आए हैं जिसका अर्थ मैंने साथ ही साथ बताया है, उन प्रश्नों को उन शब्दों को लिख करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।